नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो हमने पीछे वीडियो डाली थी। लगभग 4 वीडियो थी हमारी। तो 4 वीडियो के अंदर जो भी हमने किया था उसका हम रिवीजन करेंगे। और नया भी आपने और कहीं से भी चैप्टर पढ़े है ना, आप वीडियो देख रहे हो और कहीं से भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो भी आप वो देख सकते हो, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखिए ना देखिए, और देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वो भी वीडियो देख लेना, बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको पता भी है, जिन्होंने देखी है उन्हें पता भी होगा। और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका अपना अलग ही होगा, एक यूनिक कंसेप्ट होगा। यानी एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हमें कितने मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है ना, और सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शन हम सोल्व करेंगे, उनसे क्या रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यानी थोड़े से क्वेश्चन में हम इतने क्वेश्चन कर जाएंगे और हमारा रिवीजन इतना ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, वो चैप्टर आप भूलने का नाम नहीं लोगे। ठीक है ना, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, जितना भी हमने किया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अब ध्यान से सुन लें पहले। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इन फीमेल द ओवेरी आर लोकेटेड डैश ऑन इच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो यानी मादाओं में अंडाशय उदर के, ठीक है, खालिस्तान हो गया, हिस्सों में स्थित रहती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मादाओं में अंडाशय, ध्यान से सुने बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, उदर, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो आगे भी निकाल सकते हैं आप, उदर के हिस्सों में स्थित रहती हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है आपको देना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन, यानी जो फीमेल के अंदर ओवेरीज हैं वो लोकेटेड हैं। ठीक है ना, वो जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर कितनी लोकेटेड होती है, तो आपका आंसर क्या रहता है, ठीक है, उदर के, यानी उदर जो है एब्डोमिनल को बोलते हैं, यानी आपका पेट का जो हिस्सा है उसे। ठीक है, हिस्सों में, यानी तो क्वेश्चन किया था, ये क्या है, गर्भाशय जैसे, और एवरी क्या है, इसके दोनों तरफ। ठीक है ना, ये दोनों तरफ। तो आपका आंसर का क्वेश्चन, ये क्या थी, फ्लोपियन ट्यूब थी। ठीक है, ये यूट्रस यानी गर्भाशय था, और ये क्या थी, ओवेरी थी, ये भी ओवेरी थी। तो आपका आंसर का, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, 2। सबसे आसान क्वेश्चन था, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो। अंडाशय जो है ओवेरी, ठीक है, 2 हिस्सों में स्थित होती है। तो आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 2 हिस्सों में स्थित होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था पहला। ठीक है ना, फीमेल के अंदर ओवेरी कितनी होती है, तो 2 होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, रिप्रोडक्टिव सेल ऑल्सो कोल्ड, रिप्रोडक्टिव सेल ऑल्सो कोल्ड, यानी जनन कोशिका को कहा जाता है, जनन कोशिका को कहा जाता है, यानी इसे और क्या कहा जाता है, जनन कोशिका तो कह देंगे, यानी जनन कोशिका को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रहेगा गैमेट। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिखूंगा, एम्ब्रियो, ठीक है ना, जाइगोट, ओवेरीज। ठीक है, रेलवे एसएससी में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, युग्मक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, भ्रूण, इसे क्या बोलते हैं, जाइगोट को युग्मजक, और इसे अंडाशय। तो आपका आंसर सिंपल हो गया बिल्कुल, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल ही सिंपल है। यानी जो क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आप बता देना, क्वेश्चन का आंसर आप बता दोगे। भ्रूण किसे कहा जाता है,
युग्मक जाइगोट किसे कहा जाता है, इस चीज को समझ लो पहले, ठीक है। यानी गैमेट, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं पहले बता देता हूं। युग्मक, युग्मक क्या है, तो युग्मक है रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल यानी जनन कोशिका है। क्या है, जनन कोशिका, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से मिल गया, कुछ और सीखना चाहते हो तो इसको और पढ़ें। यानी गैमेट को युग्मक क्या है, तो जनन कोशिका है, ठीक है ना। अब जनन कोशिका, जनन कोशिका क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जनन कोशिका यानी वो कोशिका जो रिप्रोडक्शन करती है, यानी जो कोशिका क्या करेगी, प्रोडक्शन में भाग लेगी, ठीक है। एक नए जीव का निर्माण करने में जो कोशिका सहायक होगी उसे क्या बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। और जनन कोशिका जो होती है वो क्या, एक तो क्या होगी, मानव के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट कहा जाता है जिसे, ठीक है। और एक क्या होता है, मेल के अंदर होता है जिसे क्या कहा जाता है, मेल गैमेट। यहां से आगे क्वेश्चन क्या बने थे, यानी इसे क्या बोलेंगे, मादा युग्मक, और इसे क्या बोलेंगे, नर युग्मक, ठीक है ना। यानी जनन कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। और युग्मक जो होते हैं मादा के अंदर अलग होता है और नर के अंदर अलग होता है। मादा के अंदर जो युग्मक होता है यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसका नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओवम यानी अंडाणु, उसका नाम क्या है, अंडाणु। और अगर आपसे मेल का पूछा जाता है तो उसका नाम क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या नाम है उसका, शुक्राणु, ठीक है। अब आपसे आगे क्वेश्चन वो ये पूछेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मादा युग्मक जो है उसका वो कौन सा है, इनमें से मादा युग्मक कौन सा है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, ओम रहेगा। इनमें से नर युग्मक कौन सा है, शुक्राणु। या बोलेगा मादा युग्मक को कहा जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, अंडाणु। और अगर वो पूछेगा मेल गैमेट यानी नर युग्मक को कहा जाता है तो आपका आंसर क्या रहने वाला, शुक्राणु। यानी गैमेट क्या है, जनन कोशिका है। मादा के अंदर जो जनन कोशिका कौन सी है ये पूछेगा, मादा के अंदर जनन कोशिका कौन सी है तो आपका आंसर क्या रहेगा, अंडाणु। और आपसे पूछेगा नर के अंदर जनन कोशिका कौन सी है तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, शुक्राणु। तो ये क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। यानी इसका आंसर हमें मिल गया, जनन कोशिका जो होती है उसे क्या कहा जाता है, गैमेट कहा जाता है। और ये भी पढ़ लिया हमने, फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या है, ओवम है, ठीक है। और जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्पर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे बताऊंगा और इसका जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा। अब रट्टा मारने वाली बात है, जनन कोशिका कहा जाता है, मैं कहता हूं युग्मक कहा जाता है। आपको क्या पता युग्मक क्या है, नहीं पता ना। तो जनन कोशिका का मतलब होता है जो क्या करते हैं, नए कोशिका का निर्माण यानी एक नए जीव का निर्माण करने में जो सहायता करती है, नए जीव का निर्माण करती है, उसे जनन कोशिका कहा जाता है। रिप्रोडक्शन करती है उसे रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। बार बार कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। दूसरा भ्रूण किसे कहा जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट क्या है, उसके बाद अंडाशय, अंडाशय आपको पता ही है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं आगे बता दूंगा। वैसे अंडाशय क्या है, मादा के अंदर, मादा प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है ना। फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये तो, ठीक है ना, कोशिका तो नहीं है। उसके बाद जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या है, कोशिका है, ठीक है। जाइगोट क्या है, कोशिका है। तो भ्रूण क्या है, इन दोनों को साथ में समझा देता हूँ अगर ये चीज़ कवर हुई तो, ठीक है ना। आगे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे और आप उसके आंसर देते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है एक से रिलेटेड एक है। मैंने एक बताया अंडाणु है और दूसरा मैंने क्या बताया, शुक्राणु, ठीक है। अंडाणु जो है और शुक्राणु जो है उनके दोनों के मिलन से, यानी जब इन दोनों का मिलन होता है, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, इनके अंदर जो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। यानी वो फ्यूजन यानी वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने पर एक का निर्माण होता है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है, यानी ओवम प्लस स्पर्म
यानी अंडाणु और शुक्राणु से मिलने से एक कोशिका बनेगी जिसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट, और इसे क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, मजक बोलते हैं उसे। ठीक है, हिंदी में ऐसा नाम है टेढ़ा बेड, लेकिन आपको याद रखना है जाइगोट, ये शब्द याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके हिंदी में नाम है ना आपको समझ में नहीं आते, लेकिन इंग्लिश में आपको याद हो जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन कभी भी पेपर या प्रैक्टिस सेट करने बैठते हो ना, तो एक बार हिंदी की तरफ और एक बार इंग्लिश, जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो एक बार इंग्लिश में पढ़ देना, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे ठीक हो जाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो ये हो गया। तो आपको पता है ये तो जनन कोशिका तो नहीं है, यानी जनन कोशिका पहला जो निर्माण होता है ना फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी इसे क्या बोलते हैं, जब ये मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये होता कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब यानी डिम वाहिनी में होता है। क्लियर है बात। तो जाइगोट भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बताया इसने, एम्ब्रियो बताया। ठीक है, एम्ब्रियो ये कैसे है, जाइगोट से बनेगी, क्या बनेगी, पहले 2 कोशिका बनेगी, 2 से फिर क्या बनेगा, 4 बनेगी, और 4 से फिर 8 बनेगी, और 8 से क्या बनेगी, 16 बनेगी, और 16 से क्या बनेगी, फिर 32 बनेगी। ठीक है ना, और 32 से आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यानी इस स्टेज तक क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, मोरूला। और 32 तक पहुंच जाने के बाद इसे क्या कहा जाता है, तो 32 तक पहुंच जाने के इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसाइट कहा जाता है, या ब्लास्टुला भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला। और इसके बाद 32 कोशिकाओं के बाद, ठीक है ना, 11 वीक तक, यानी 11 सप्ताह तक इसे क्या कहा जाता है, आगे जो बच्चा होता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो यानी इसे क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। ये क्वेश्चन किसी प्रकार से आ जाए आप इसका आंसर दे दोगे। तो ऑप्शन के एम्ब्रियो तो नहीं है, जनन कोशिका। ठीक है ना, ये तो एक क्या हो रहा है, बेबी का निर्माण हो रहा है। जाइगोट से लेकर क्या है, एम्ब्रियो तक आया। एम्ब्रियो के यानी 11 हफ्ते के बाद इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फिटस। ठीक है, और जब तक 9 महीने तक बच्चे का जन्म नहीं होता उस तक उसका नाम क्या रहता है, फिटस रहता है। उस स्टेज का नाम क्या है, उस बच्चे की स्टेज का, फिटस। ठीक है, उससे पहले एम्ब्रियो भ्रूण। ठीक है, उससे पहले ब्लास्टुला, उससे मोरूला, उससे पहले इसका नाम क्या था, जाइगोट। और जाइगोट किसके मिलने से बने थे, अंडाणु और शुक्राणु से। कहाँ मिले थे, फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ था, फ्लोपियन ट्यूब। यानी 7 दिन के बाद एम्ब्रियो कहाँ पर आ जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, गर्भाशय में। ठीक है, और अब 9 महीने तक ये कहाँ रहता है, गर्भाशय में रहता है। तो ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल बन गया ना। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल हो जाता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है, व्हाट आर फीमेल गैमेट कॉल्ड एज, यानी मादा युग्मक क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल था, मादा युग्मक क्या कहलाते हैं। और इसका ऑप्शन क्या था, जाइगोट, ओवम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी, देखो अब क्वेश्चन को पहले उसने पूछा था जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, युग्मक यानी क्या बोला जाता है, गैमेट। ठीक है, और अब इसने पूछ लिया मादा जो फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट ऑल्सो कॉल्ड एस, ये मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या था, ऑप्शन दिया इसने। रेलवे के अंदर 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी के अंदर भी ये पूछा गया। ठीक है, और पीसीएस के अंदर भी पूछा गया। तो ऑप्शन है इसका जाइगोट, युग्म, उसके बाद ओवा,
उसके बाद इसने ऑप्शन क्या दिया था, स्पर्म, और उसके बाद इसने ऑप्शन दिया था एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर सिंपल था। जाइगोट क्या था, मैंने बताया था, युग। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ओवा या ओवम एक ही बात है, अंडाणु। ये क्या है, शुक्राणु। ठीक है ना, और ये क्या है, एम्ब्रियो, भ्रूण। तो आपका आंसर सिंपल था। ठीक है ना, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, तो अब बता के कहता हूं ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं भाई। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार पढ़ा जाए। अब वहां से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही ठोक दिए, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहां पर मैं कह दूं, अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना, 2011 के अंदर नर युग्मक को 2011, 13 और 17, ठीक है ना। तो ये क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नर युग्मक को क्या कहा जाता है। तब आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, जाइगोट नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु। नर के अंदर क्या है, शुक्राणु है, जनन कोशिका, यानी गेमेट क्या है, जनन कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल है। और रिप्रोडक्टिव सेल मेल के अंदर कौन सा है, स्पर्म है, नर मादा के अंदर कौन सा है, ओवम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, पिछले वाले का रहेगा ये। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जिस कोशिका का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या आएगा, जाइगोट आएगा। ठीक है, और ब्लास्टुला के बाद जो स्टेट होती है बच्चे की, उसे क्या कहा जाता है, तो भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन के आंसर क्लियर हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मादाओं में गर्भाशय होता है, इन फीमेल्स द यूट्रस इज। तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेल के अंदर तो गर्भाशय नहीं होता, होता किसमें, फीमेल के अंदर होता है। और फीमेल के अंदर गर्भाशय कितना होता है, तो गर्भाशय कितने हैं, एक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक। ठीक है, इसने दे रखा है 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन ये बनते थे। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, गर्भाशय कितना होते हैं, एक होता है। और जो गर्भाशय होता है कहाँ स्थित होता है, तो आपका आंसर रहेगा उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक है, इसका आंसर आग से अलग से पूछे, यूट्रस बोलते हैं इसे, ठीक है ना, यूट्रस। और ये ऑल्सो कॉल्ड वोम, यानी बच्चादानी भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, बच्चादानी। ये उदर गुहा में स्थित होता है। इसका वेट जो होता है लगभग कितना होता है, 50 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। उसके बाद उधर इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे का जो भरण पोषण होता है वो किस में होता है, गर्भाशय में ही होता है। ठीक है ना, उसका न्यूट्रिशन जो मिलता है गर्भाशय में। यानी आपसे पूछिए इसका आकार कैसा है, तो इन्वर्टेड पियर यानी उल्टी नाशपाती जैसा है, आपको पता होगा, उल्टी नाशपाती जैसा है। ठीक है, ये फीमेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप कह सकते हो मादा द्वितीय जनन अंग है ये। और पहला पूछे तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, अंडाशय। ठीक है, तो ये गर्भाशय के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, बाकी आप पीछे जाके पढ़ लेना। ठीक है ना, पीछे वाले लेक्चर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम धुएं उठा रखे हैं भाई वहाँ पे। और आप साथ दो ना, जबरदस्त, ऐसे जबरदस्त से साथ दो, फुल शेयर करो, ज़्यादा भी आने लगेंगे, उससे भी डीप। कोई कहते हैं मुझे इतना डीप करना है, जितना डीप कहो उतना करवा दूंगा। ठीक है ना, मैं मेरे इमोशन को रोक लेता हूँ कई बार। ठीक है, आगे बहुत डीप जाना होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, ठीक है, पसीने आ जाएंगे। ठीक है, मेरे तो आते हैं, आपके भी पढ़ने में आ जाएंगे। वीडियो लंबी रहती है लेकिन यूजफुल रहती है, आपके लिए बेनिफिशियल रहती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। हर पेपर के लिए, कोई भी पेपर दे लेना आप, बायोलॉजी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपसे कहा जाता है यूपी के लिए पढ़ो, हरियाणा के लिए पढ़ो, बिहार के लिए पढ़ो, बिहार का कोई भी पेपर है उसके लिए पढ़ो। अरे नहीं, सब्जेक्ट एक ही है, अच्छे से पढ़ो, सारे पेपर दो, क्वेश्चन सारे टिक होंगे, एक भी नहीं जाएगा। तो आपका गर्भाशय कितने पाए जाते हैं, तो गर्भाशय एक होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, यही आ गया, व्हाट आर मेल गैमेट कॉल्ड एज, यानी नर युग्मकों को कहा जाता है जाइगोट, ओम,
स्पर्म एम्ब्रियो। तो आपका आंसर का क्वेश्चन बता ही दिया, क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया मैंने, ठीक है ना। तो मैं भी एक मतलब नेता उसकी तरफ उल्टा बोल गया, आंसर का क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। आप पकड़ नहीं पाए तो मैं स्वीकार करता हूँ कोई भी गलती हो, ठीक है। तो नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नर युग्मक। अब बताया मैंने नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु, ठीक है। देखो आए हुए क्वेश्चन है, 2017 में आया था, 1999 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और 2003 के अंदर भी दिखा रहा है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जबरदस्त टिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ए ह्यूमन ओवम, ठीक है। मानव डिंब यानी अंड में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है ह्यूमन ओवम, ठीक है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ए ह्यूमन ओवम, यानी जो मानव या इसे डिंब बोलते हैं भाई, मैं बता देता हूँ, डिंब या अंडाणु भी लिखा मिलता है, अंडाणु। कहीं पे भी शब्द आए तो घबराना नहीं है, मैं सारे शब्द बता देता हूँ जितने आए। में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोजोम भी बोलते हैं। अरे क्या है यार, मानव गुणसूत्र, जो अंडाणु होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव जो होता है ना, पहली बात तो ये सुन लो, ऑप्शन है आपका 46, 45, 23, 25। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। मानव अंड जो डिंब में है गुणसूत्र उसमें कितने होते हैं, तो कितने होते हैं क्रोमोसोम, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनेंगे बताओ, 23। कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ, अब आपको इसको समझना है। मानव अंडाणु की बात कर रहा है, यानी ये क्या है, फीमेल गेमेट है। फीमेल गेमेट यानी मादा जनन कोशिका है, उसके अंदर कितने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो ये पूछ ले कि इसी क्वेश्चन को बदल के वो मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, और ऑप्शन वही है 46, ठीक है, 45, 23 और 25, यानी मादा मानव शुक्राणु, यानी ये क्या है, नर जनन कोशिका, जिसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन दोनों का ये क्वेश्चन का आंसर था। और अब मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप तैयार रहा करो, एनर्जेटिक रहो पूरा, ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका है ना, सीरियस सा है थोड़ा सा, और आप सीरियस होके पढ़ोगे ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, ठीक है। दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बोर्ड आपको साफ दिखाई देना चाहिए, मेरी आवाज़ साफ दिखाई दे आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं है, मेरे को पसीना है, आपको कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ आपके लिए, आप शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बस इतना बहुत है अपने लिए। उतना आप कर दोगे, मैं और पसीना बहा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी कितनी भी हो जाए, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पे फैन वगैरह नहीं चलाया जाता क्योंकि आवाज़ आती है, ठीक है। और आपको पता ही है, आप समझदार हो, ठीक है ना। अब मैंने बताया था आपसे पूछे मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव कोशिका में, जिस दिन कोशिका कराएंगे ना अभी दिन पंखे उड़ा देंगे आपके। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहता है, ह्यूमन सेल, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, यानी मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आपका आंसर क्या रहता है, 46। कितने होने चाहिए, 46, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे कई क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए, लेकिन यहाँ से कवर हो जाता है, कहानी खत्म। यानी 46 गुणसूत्र मानव कोशिका में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसमें से 40 में से, यानी 40 में कितने जोड़े
23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं जी? 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े, उसमें से एक तो 22 जोड़े होते हैं और प्लस एक होता है, यानी एक जोड़ा, यानी जैसे 22 जोड़े 23वां जोड़ा, ऐसे लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। 22 जोड़े अलग होते हैं और एक क्या होगा? 23वां, यानी इसे क्या लिखते हैं हम? 22 + 1। मानों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कभी बार ये सीधा ऑप्शन में देता है 22 + 1, इसका क्या नाम है? तो उसमें 22 जोड़े होते हैं ना, वो तो सेम होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम, समजात। समजात क्यों कहा जाता है? और ये होते हैं एलोसोम, 23वां जोड़ा एलोसोम, यानी विषमजात गुणसूत्र। आपसे पूछा जाएगा एलोसोम, ये हिंदी में लिखा है तो ऐसे देखो, ठीक है ना? एलोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? ये इससे मिल जाएगा ऑटोसोम। और ज़्यादातर ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है ना? जो क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो सेट करता है ना, उसे हिंदी बहुत ही कम आती है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है? तो आपको वो ऑटोसोम, उसने क्वेश्चन डाल दिया ऑटोसोम, उस कंप्यूटर ने क्या किया? हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, ऑटोसोम को क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया उसने। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑटोसोम। यानी ऑटोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, ठीक है? बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। यानी इसे समजात क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में क्या पाए जाते हैं? एक ही जैसे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक जैसे पाए जाते हैं, ठीक है? 23वां जोड़ा को विषम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पुरुष जो होता है उसमें अलग पाया जाता है और महिला उसमें अलग पाया जाता है, ठीक है? पुरुष में जो पाया जाता है तो उस गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? उस जोड़े के अंदर एक तो X होता है, एक Y होता है, और महिला के अंदर क्या पाया जाता है? X पाया जाता है। यानी 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में होता है और ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? XY XX, XXY YXX, इस प्रकार से क्वेश्चन के ऑप्शन सेट कर देगा। तो आपका आंसर पुरुष में कौन सा होता है? XY होता है, और महिला में कौन सा होता है? XX होता है, ठीक है ना? और ये क्या है? एलोसोम है। आपसे पूछे एलोसोम की संख्या कितनी होती है? 2 संख्या होती है, क्योंकि ये जोड़ा है 23वां। 23वें जोड़े गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? एलोसोम कहा जाता है। महिला में एलोसोम जो होता है वो पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से सेट कर देगा। पुरुष में किस प्रकार से पाया जाता है? इस प्रकार से ऑप्शन है आपके। तो पुरुष में कौन सा पाया जाता है? ये एलोसोम, और ये महिला में ये पाया जाता है। 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, याद रखना। इन्हें 23वें जोड़ों को क्या कहा जाता है? लिंग निर्धारण करता है, इसलिए इसे लैंगिक गुणसूत्र, यानी होने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, ये सेट कौन करता है? 23वां गुणसूत्र का जोड़ा करता है, ठीक है ना? यानी आप लड़के हो या आप लड़की हो, आपका जो लड़का या लड़की होने का जो दायित्व जिस पे निर्भर करता है ना, या जो जिस पे डिपेंड करते हो क्रोमोसोम के जोड़े पे, भी आप लड़की हो या लड़के हो, तो वो कौन से गुणसूत्र के कारण हो? 23वें जोड़े के कारण हो, ठीक है ना? और वो पुरुष में XY पाया जाता है, महिला में XX। ये हो गया। अब ये तो गुणसूत्र की छोटी सी बात हो गई, गुणसूत्र इतना ही नहीं है, सेल करेंगे उस दिन बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं तो बता रहा हूँ। अब 46 गुणसूत्र है, लेकिन जब क्या होता है आपका गैमेटोजेनेसिस होता है ना, आपने पढ़ा होगा गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। उसके अंदर क्या होता है?
उसके अंदर मैंने फिर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, मादा के अंदर क्या बनता है। तो मादा के अंदर यहाँ पे ओवम बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं। और गैमेट का मतलब मैं बता चुका हूँ, युग्मक होता है। और नर के अंदर क्या बनता है, तो नर के अंदर आपका बनता है स्पर्म, ठीक है ना। ओवम और क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो ओवम जो होता है ना, उसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, फिर 23 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये बताऊंगा। इसमें भी कितने हो जाते हैं, 23, क्योंकि 23 होना जरूरी है। अगर 23 न हुए, इनमें अगर 40-40 हो गए, तो होने वाले संतान में कह दूं यहाँ 46 है और यहाँ पे भी क्या है, 46 है, यहाँ पे भी 46 है। तो जाइगोट में कितने होंगे, 40 + 40 कितने हो गए, बताइए एक बार, 92 हो गए। यानी होने वाले संतान में गुणसूत्र बढ़ते जाएंगे, यानी इतने बढ़ जाएंगे एक दिन में, आने वाले समय में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गुणसूत्र हर जाति में समान रहते हैं। अगर आप मानव हो तो आप में क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। आप बंदर हो तो आप में कितने रहेंगे, 42 रहेंगे। आप चिपंजी हो तो आप में 48 रहेंगे। आलू हो तो 48 रहेंगे। मच्छर हो तो 6 रहेंगे, ठीक है ना। मक्खी हो तो 2 रहेंगे। यानी ये गुणसूत्र है ना, परमानेंटली सेट है। ये अगर संख्या बढ़ या घट जाती है तो आपको क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं उसे। यानी गुणसूत्र के उत्प्रेरक, वो क्या हो जाता है, उत्प्रेरक के कारण क्या हो जाता है, आपको रोग हो जाता है कोई ना कोई, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम सुना होगा आपने, टर्नर सिंड्रोम सुना होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सुना होगा। तो ये रोग हो जाते हैं। तो गुणसूत्र कितने रहना चाहिए, आने वाले 46 ही रहने चाहिए, सही 46, ठीक है ना। तभी क्या हो पाएंगे, सेट रह पाएगी, यानी वो नर की तरह एक या मादा की तरह। तो यहाँ से कितने चाहिए, यहाँ से 23 चाहिए और यहाँ से भी कितने चाहिए, 23 चाहिए, ठीक है ना। तो जाके जाइगोट में कितने सेट हो जाएंगे, 40। तो इसके अंदर 40 हो जाएंगे, ठीक है। यानी जिसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हैप्लॉइड। जिसके अंदर जोड़े में नहीं पाए जाते गुणसूत्र उसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। तो शुक्राणु कैसी कोशिका है, हैप्लॉइड है, यानी अगुणित कोशिका है। और ये क्या है, अगुणित, अंडाणु भी अगुणित कोशिका है। और अगुणित होने का कारण क्या, ये जोड़े में गुणसूत्र नहीं पाए जाते, ठीक है। अंडाणु का जब निर्माण हुआ था ना, ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण कौन से विभाजन से हुआ, तो आप लिख लेना, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, ठीक है। किससे हुआ था, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस सेल डिवीजन से हुआ था कोशिका विभाजन। शुक्राणु का निर्माण भी हुआ था, वो क्या हुआ था, मियोसिस, ठीक है ना, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से हुआ था, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। विभाजन 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री के अंदर क्या होता है, समसूत्री कोशिका के अंदर क्या होता है, देखो समसूत्री विभाजन में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। समझो, इस बात को समझना जरूरी है पेपर के लिए, ठीक है ना, बाकी जरूरी नहीं है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना। समसूत्री विभाजन होता है, उसमें एक कोशिका, सम से याद कर लेना, यानी माइटोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, माइटोसिस। एक कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। एक कोशिका कितने भागों में टूट जाती है, ये कोशिका, और ये टूटकर कितने भाग में हुई, 2 भाग में, ठीक है। अगर ये कोशिका भी आगे टूटेगी ना, तो भी कितने भागों में टूटेगी, 2 भागों में टूटेगी, अगर इसके अंदर कौन सा विभाजन हो रहा हो, समसूत्री, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 भागों में टूटती है, याद रखना, विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, यानी एक कोशिका 2 भागों में टूट गई, तो उसे बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन। लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम नहीं बदलते। अगर मानो में 40 है तो 40 रहेंगे, यानी इसमें 40 थे तो इसमें भी 40 रहेंगे और इसमें भी 40 रहेंगे, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका जो होती है ना हमारे शरीर की, ठीक है ना, शरीर की जो कायिक कोशिका है, स्टेम सेल है, उनके अंदर शरीर की 2 कोशिकाओं को छोड़ के, मादा के अंदर अंडाणु को छोड़ के, पुरुष के अंदर शुक्राणु को छोड़ के, अंडाणु और शुक्राणु के अंदर ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी शरीर की कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे शरीर की ग्रोथ होती है, यानी उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, ठीक है। अगर कहीं चोट लग गई तो उसको घाव को भरने का काम क्या है,
समसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है ना। लेकिन जनन कोशिका जो होती है अंडाणु और शुक्राणु, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या है, एक कोशिका है, इसमें पहले क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा, जिसमें एक कोशिका कितने भागों में टूट जाएगी, 2 भागों में टूट जाएगी, ठीक है ना। कितने भागों में टूट जाएगी, 2 भागों। और एक कोशिका टूटेगी कितने भागों में, 2। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्र 46 थे, यहाँ पर गुणसूत्र कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। अब ये आगे और 2 भागों में टूट जाती है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी 23 है और इसमें 23 है, जिसे मियोसिस 2 बोलते हैं। और मियोसिस 2 और माइटोसिस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुणसूत्र इसमें नहीं बदलते और इसमें भी नहीं बदलते। तो मियोसिस में इसमें भी 23 रहेंगे और इसमें भी क्या रहेंगे, 23 रहेंगे। यानी सीधा पूछ लिया आपको, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका कितने भागों में टूटती है, तो एक कोशिका 4 भागों में टूटती है, यानी एक कोशिका से क्या बन गई, 4। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें अर्ध का मतलब आधे गुणसूत्र क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। अगर पहले 46 थे तो अब कितने रह गए, 23, ठीक है। यानी अंडाणु के अंदर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री हुआ, तो गुणसूत्र कितने रह गए, 23। और इसके अंदर भी कितने रह गए, 23, ठीक है ना। इसको n से लिखते हैं आप, और इसको भी कैसे लिखते हैं, n से। और ये जाइगोट है, ये क्या है फिर, 2n है, ठीक है ना, यानी डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड। तो आपको याद रखना है। दोबारा देख लो, समसूत्री में एक कोशिका, सम का मतलब 2 से भाग होने वाली संख्या, तो याद रह जाएगा 2। लेकिन अर्धसूत्री में गुणसूत्र आधे, अर्ध से याद रखना, गुणसूत्र आधे, अर्ध से गुणसूत्र आधे। लेकिन कोशिका 4 भागों में, गुणसूत्र आधे, कोशिका 4 भागों में, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो अब हमें पता करना था, क्वेश्चन का आंसर वही होता है। यानी आपसे पूछा जाता है अंडाणु में कितना है, तो 23 गुणसूत्र है। शुक्राणु में कितने हैं, 23 गुणसूत्र है। आपसे पूछा जाता है नर जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है। मादा जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है। मादा युग्मज में कितने गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है। नर युग्मज में कितने गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है। मादा युग्मज है वो क्या है, हैप्लॉइड, अगुणित है, ठीक है, क्या है, हैप्लॉइड। बाकी सेल सारे डिप्लॉइड है शरीर के अंदर, उनके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन ओवम और स्पर्म के अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये रिप्रोडक्शन यानी गुणसूत्रों की समान संख्या, अगली जो आपकी पीढ़ी होगी ना, अगली पीढ़ी के अंदर गुणसूत्रों की समान संख्या रखने के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। क्लियर हुई बात, ठीक है। जाइगोट में 40 होंगे। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, फिटस, फिटस के बाद बेबी, और बेबी के बाद आप जवान हो गए। तो यानी आपके शरीर में जो कितने हैं, हर कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। युग्मज जनन जो होता है ना, वो पढ़ा नहीं है आपने फिर। तो कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हो गए। रिवीजन जबरदस्त हो रहा है। आप पेन कॉपी लेके ना बैठो। अगर आपने पिछले वाला चैप्टर देखा है ना, 4 लेक्चर देखे, पेन कॉपी भी नया हो जाए आपके पास, आराम से सुनो, मजा आएगा। एक एक चीज सेट बिठा दूंगा दिमाग में जब तक पूरी बायोलॉजी होगी, ठीक है ना। और बायोलॉजी के बाद दूसरा सब्जेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ से 23 गुणसूत्र x y से क्या क्वेश्चन आया था, और ये सेट कर लो बस, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है। व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है। देखो ये देखो क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन का आंसर है पिता के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम ऑफ फादर, माता के गुणसूत्र क्रोमोसोम ऑफ मदर। अब आप बता दो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया है, अभिभावक का, अरे क्या ऑप्शन दिया है यार, अभिभावक का RH फैक्टर। देखो कहां से लेके आए ऋषि इस बंदर को, बेचारे को। फैक्टर ये तो ब्लड में आता है। पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह, फैक्टर लिख दिया क्या, RH कारक, ठीक है।
पिता का ब्लड ग्रुप जो है फादर का ब्लड ग्रुप करेगा, तो आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ से तो पता ही नहीं। पिता का ब्लड ग्रुप जो होगा वो तो निर्धारित नहीं करेगा, ठीक है ना। माता पिता का हाँ ब्लड ग्रुप जरूर निर्धारित करेगा, होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो माता पिता के दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चे का लिंग क्या होगा, लिंग का मतलब वो क्या होगी, या तो गर्ल बेबी होगी या वो बॉय बेबी होगा, यानी या तो वो लड़की होगी और या जो होगा वो लड़का होगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, पिता पे या माता पे। ये क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता है, अगर आपने पीछे देखा हो तो। आप बताओ, आप ही बता दो, अगर मैं कह दूं x x है और x y है, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना प्यारे साथियों। अगर x के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या बनेगा, x x बनेगा। आप ही बता दो मुझे, अगर इस x का इस y के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो x y बनेगा, ठीक है। यानी ये तो x ये मिले चाहे इसके साथ ये मिले, यानी ये x के साथ ये मिले चाहे ये x मिले, क्या होने वाला है, बनने वाला है x x। यानी जो ये है ना वो ये बना सकती है, ये वाला ये बना सकती है, लेकिन ये बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। यानी y किसी इस x से मिले चाहे वो इस x से मिले, यानी x जब y के साथ मिलेगा तो x y बनेंगे और x x के साथ मिलेगा तो x x बनेंगे। यानी इस x वाला जो है ना इस पे डिपेंड करता है, जो है ये अगर वो क्या है वो ही बना सकती है जो ये आप है, ठीक है ना। ये क्या बना सकता है, ये दोनों बना सकता है, लड़का भी इसी के कारण होगा, लड़की भी होगी वो इसके कारण होगी। कारण देखो, क्योंकि x x किस में है, तो आपका आंसर पीछे जाके देखो, ये 23वां गुणसूत्र का जोड़ा है जो लिंग निर्धारण करता है। मैंने कहा था ना इन्हें लैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा होता है, 23वां होता है। और जो माता के अंदर x x होता है और फादर के अंदर जो हुआ है यानी नर के अंदर x y होता है, ठीक है। तो नर पे डिपेंड करता है वो होने वाली संतान क्या होगी, और नर का मतलब पिता, ठीक है ना, और यहाँ पे माता। समझ में आई बात क्या, यानी माता के अंदर x x है तो माता क्या बना सकती है, लड़की ही बना सकती है, लेकिन लड़का नहीं बना सकता। और वो भी किसके साथ मिलके, इसके साथ, वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तब कितने जोड़े बने थे, 23 बने थे। 23 जोड़े टूट के 23 की संख्या में बिखर गए थे। यानी जब वो टूटा तो उस शुक्राणु के अंदर या तो x है और या क्या है, y है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो अंडाणु उसके इसके अंदर भी x है और इसके अंदर भी x है, चाहे कोई सा अंडाणु, ठीक है। अब उसके अंदर तो क्या आएगा, x ही आएगा, इधर से x भी आ सकता है y भी आ सकता है, ठीक है ना। तो माता पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पिता पे डिपेंड करता है, लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि पिता के y गुणसूत्र से क्या बनेगा, लड़का बनेगा, ठीक है। और बात पिता के y x गुणसूत्र जब मिलेगा तो उससे क्या बनेगी, लड़की बनेगी। तो इस बात को अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर समझोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होना क्या है, क्रिएटिविटी का एक साइन है, ठीक है। क्योंकि जब आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलेंगे, आपको जब डाउट नहीं आएंगे तो आप सीखोगे कैसे, जब आप गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। ये बात तो आपने सुनी होगी। तो इस बात को ऐसे करते हैं, देखो समझ लो बात। ये शुक्राणु मान लो, ये है, इसमें क्या है, x है, और एक दूसरा शुक्राणु है, इसमें y है, ठीक है। महिला से एक अंडा उत्पन्न होता है जिसका क्या है, उसमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर x क्योंकि शुक्राणु है तो किसका है, पिता का, और पिता के अंदर या तो x है, अगर ये x से मिलेगा तो ये x y के साथ x x के साथ फ्यूज हो जाएगा और होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। अगर ये इसके साथ ना मिलके ये इसके साथ मिलेगा तो x y हो जाएगा, होने वाली संतान क्या होगा, लड़का होगा। तो ये डिपेंड किस पे किया, शुक्राणु पे, और शुक्राणु किसका, नर जनन कोशिका है, पिता का, यानी नर का,
तो पिता पे डिपेंड करता है होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। यहाँ से क्वेश्चन दोबारा क्या बनता है, अगर पिता से X गुणसूत्र संतान को मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की होगी। अगर पिता से XY गुणसूत्र संतान को मिलता है तो वो क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि लड़का ही आगे जाके क्या बनेगा, पिता बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप जब पिता बनने के चांसेस जब रहेंगे जब आप तैयारी करोगे, क्योंकि लिंग अनुपात सेक्स रेशो ना बहुत कम है, ठीक है, टेढ़ा काम हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। फिर वो कहते हैं ना दूर तक, ठीक है, रिश्तेदारी दूर होने वाली है, समझ जाओ आप, दूर कहाँ है, ठीक है, फीलिंग ले रहे हैं शादी की, ठीक है, शादी करवा तो लोगे लेकिन खाओगे क्या, फिर शौक कैसे पूरे करोगे, ठीक है, पिज्ज़ा कैसे खिलाओगे, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, शौक पूरे करने हैं ना तो कुछ कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा इसका मतलब ये है आप अब मेहनत कर लो सारी उम्र मज़ा आएगा, लेकिन अब मेहनत ना करोगे ना तो सारी उम्र मेहनत ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर रोगे काश मैं पढ़ लिया होता, काश सर की बात मान ली होती, काश मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लिया होता, तो काश रह जाएगा फिर, ठीक है ना। और काश के साथ फिर एक कांस हो जाती है, कांस का मतलब लड़ाई होता है, ठीक है, हमारी तरफ ये कहते हैं कांस होगी, तो याद रखना है। गुणसूत्र क्या था, थोड़ा थोड़ा अच्छा बता दिया मैंने, ठीक है ना। यानी यहाँ से x ही मिलेगा, यहाँ से x भी मिल सकता है, y मिल सकता है, यहाँ से x यहाँ पे आ गया तो ठीक है, तो इधर से तो y आ गया तो लड़का हो जाएगा, ठीक है ना। जुड़वा कैसे होते हैं ये भी बता दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। एक नर जनन तंत्र में वृषण उदर गुहा से बाहर एक थैली में स्थित रहता है जिसे कहते हैं, देखो क्वेश्चन करवाया था 2003, 99, ठीक है, और 2011, 17, कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एक नर जनन तंत्र में, दोबारा सुनो, एक नर जनन तंत्र में वृषण उदर गुहा से बाहर यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्थित होता है, ये तो मैंने बताया था, ठीक है ना, स्थित रहता है जिसे कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस आर सिचुएटेड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन ए पाउच कॉल्ड, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ग्रंथि, ग्लैंड। दूसरा ऑप्शन क्या है जी, स्क्रोटम, वृषण कोश। आपने लेक्चर देखे हैं पीछे वाले, तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं, जितना हो सकता है, जितना ही डीप क्वेश्चन आते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसके बाद आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हिंदी में क्या कहते हैं जनाब इनको, ग्रंथि तो लिख दिया, वृषण कोश लिख दिया, इसको आप कह सकते हो वृषण नलिका, इसको आप क्या बोल दोगे, शुक्राणु जनन नलिका, ठीक है। टेस्टिकुलर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपसे पूछा है टेस्टिस जो वहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, यानी कहाँ पर वो स्थित होते हैं, तो आपको बताया था टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं, और वो एक किस में स्थित होते हैं, वृषण गुहा में, इस प्रकार से बाहर, जो किससे होती है, आपके पेट से बाहर स्थित होती है, ठीक है, पेट से बाहर स्थित होती है, तो इसे क्या बोला जाता है, स्क्रोटम, वृषण गुहा, वृषण कोश, क्या बोला जाता है, वृषण कोश। यानी वृषण जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्थित होते हैं, और क्या होते हैं,
वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर था। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं वो क्या है, वृषण का हिस्सा है। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं और इसके अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस किस में स्थित है, वृषण कोश में स्थित है, वृषण कोश में स्थित है। वृषण कोश जो है ये क्या है, वृषण है। और वृषण में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से लोब्यूल पाए जाते हैं। लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर हुई। ये वाला ये है और ये वाला ये है। गलत हो गया क्या, ये ऊपर वाला वृषण कोश में वृषण स्थित है। वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल स्थित है और टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्थित है। ये होता है क्या, ये गलत हो गया, ठीक है, ध्यान कर लेना। तो ये तो हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। आपसे पूछ ले टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस कहाँ पे पाया जाता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ पाए जाते हैं, तो वृषण में। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोश में। और वृषण कोश जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी आपकी उदर गुहा से बाहर स्थित होता है, जो जरूरी भी है क्योंकि ये वृषण कोश काम क्या करता है। तो आप एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये टेम्परेचर जो होता है ना उसको मेंटेन करने का काम करता है, तापमान को बनाए रखने में सहायक है, ठीक है ना। क्या है ये, तापमान बनाए रखने में सहायक है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये क्लियर है। शुक्राणु जनन तो बता दिया, ठीक है। टाइम तो हो गया है लेकिन मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राथमिक मादा प्रजनन अंग है जो विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन तथा मादा युग्मक उत्पन्न करता है। Which are the primary female sex organ that produce the female gamete and several steroid hormone या secretion steroid hormone, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, या ओवियन हार्मोन। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ओवियन हार्मोन यानी कहाँ से स्थित होते हैं, आपसे पूछा जाता है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। इसने हार्मोन हार्मोन नहीं कहा है, क्योंकि हार्मोन कहता तो क्वेश्चन का आंसर और भी हो सकता था। इसने कहा स्टेरॉयड हार्मोन प्लस मादा युग्मक, ठीक है ना। 7 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन बता रहा है, मादा युग्मक कहाँ से इनका निर्माण हो रहा है और कहाँ से स्रावित हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए जनाब, मैंने बताया था स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं। अगर नहीं स्टेरॉयड हार्मोन होता है यानी ये जो फैट से बना होता है, ठीक है ना, फैट से बना होता है। हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, जो हार्मोन पढ़ेंगे वहाँ पे, यानी इसमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद गैलेक्सिन, उसके बाद क्या था, ये हार्मोन मादा के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन है। उसके बाद जैसे एक एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वहाँ से भी स्रावित होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं, कोर्टेक्स भाग से स्थित होते हैं, वो भी स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है ना। गोनेडो कोर्टिकाइडस हार्मोन बोलते हैं उन्हें, वो भी स्टेरॉयड हार्मोन है। लेकिन ये हार्मोन भी क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है। जो कहाँ से स्रावित होते हैं, ओवेरी, अंडाशय से। कहाँ से स्रावित होते हैं, अंडाशय से स्रावित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, स्टेरॉयड हार्मोन। लेकिन इसने साथ में ये पूछा मादा युग्मक, तो आपको ये भी पता है, ये एक तो हार्मोन का स्रावण करता है और साथ में क्या बनाता है, ओवम का निर्माण भी करता है, ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है ना। पता चल गया क्या। अगला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फिर देख लो, फिर कहोगे जी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। अंडाशय से हार्मोन भी स्रावित होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन, और क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण भी होता है, यानी जो क्या है, फीमेल गैमेट
देखो मैंने पहले बता दिया था फीमेल गेमेट किसे कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन फीमेल गेमेट से आ रहा है। प्रत्येक नर प्रजनन के वृषण के अनुभाग होते हैं जिसे वृषण खंड कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? इन इट्स टेस्टिस इन ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आर डैश कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा, पहले बताया था मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ स्थित है? टेस्टिस में, और टेस्टिस के अंदर फिर सेमनीफेरस टेब्यूल स्थित है। यानी जो वृषण था, आपसे सीधा पूछा है इसने, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है सीधा, टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होती है? बस किसमें? वृषण के अंदर, यानी टेस्टिस के अंदर ही होगी ना। यानी कितने नंबर में होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन का आंसर सिंपल बन जाता है। एक टेस्टिस में पूछा है, तो आपको मैंने बताया था, पीछे जाके देख लेना लेक्चर में, 250। एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 होती है, और बार बार रिपीट हुआ है, 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन हमें करना है। और इसके अंदर जो होती है वो होती है क्या है? एक के अंदर सेमनीफेरस, पीछे बताया था, सेमनीफेरस क्या होती है? ट्यूब्यूल होती है, और वो 2 से 3 पाई जाती है। यानी एक के अंदर सेमनीफेरस 2 से 3 पाई जाती है, यानी 25 या 75 आप कहोगे जी। एक टेस्टिस के अंदर लगभग 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। और ये किस में होती है? इसमें होती है। ये किस में होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 है। और ये किस में पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। पीछे पीछे बताया था ना, इसका क्वेश्चन भी आ गया। देखो, एक से रिलेटेड एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और नहीं है तो आप नाम रखो, सीख जाओगे ना, हम सिखा रहे हैं, आपको सीखना है। रिप्रोडक्टिव सेल आर ऑल्सो कॉल्ड, ये बार बार आ गया। नौकरी लगना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो नौकरी लगना है। किसके लिए पढ़ना है भाई? नौकरी के लिए, और नौकरी के साथ ऐशो आराम के लिए। ठीक है ना, फीलिंग मत लिया करो। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। ठीक है ना, जैसे भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन था? यानी चाइल्ड बर्थ जो होता है, यानी आप डिलीवरी जिसे बोलते हो सिंपल लैंग्वेज में, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो यहां से समझ लेना, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इम्प्लांटेशन, रोपण बोलते हैं जिसे, रोपण बताया होगा। उसके बाद क्वेश्चन का निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, या प्रसव हो सकता है। प्रसव का मतलब होता है पार्टुरेशन, जिसे बोलते हैं प्रसव। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर हो सकता था। ओव्यूलेशन, ये भी हो सकता है, क्या पता। अंडो उत्सर्जन, आप बता दो। चारों के चारों ऑप्शन याद कर लो, बहुत बार रिपीट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन समझना है इस प्रकार से। मैंने एक बात बताई, यहाँ पे मैंने पहले भी छोड़ रखा है, ये साफ क्यों नहीं किया? चलो कोई ना, काम आएगा, अब काम आ जाएगा। इम्प्लांटेशन क्या है, निषेचन क्या है, पार्चुरेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है? ठीक है, रोपण, निषेचन, प्रसव, अंडोत्सर्जन। अब यहां से ही समझा देता हूं। देखो, एक ओवेरी है, ओवेरी से जब क्या निकल जाता है? एक ओवेरी से इस प्रकार ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करता है? एक अंडे का रिलीज करता है। और ये कहां पर चला जाता है? ये मान लो ये, ठीक है। चारों बातें एक साथ समझ लो, चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चारों ऑप्शन एक से रिलेटेड एक
क्या बात है यार, इससे कोई क्वेश्चन पूछ ऑप्शन देता है क्या, और वो भी अपने स्टूडेंट को। ठीक है। ये ओवेरी है आपकी। ओवेरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल होते हैं, और ग्राफिन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या हो जाता है, फट जाता है। कौन से दिन फटता है तो आपको पता है, मेस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। और फटने के बाद यहाँ से क्या निकल जाता है, एक अंडा रिलीज होता है। एग बोल दो आप, फीमेल गैमेट बोल दो आप, ओवम बोल दो आप, अंडाणु बोल दो आप, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द होते हैं। मेरे करवाने का मतलब जितने शब्द मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, बहुत सहन शक्ति वाला मास्टर हूँ मैं। ये आपकी फिमरी है, चारों बात समझने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये फ्लोपियन ट्यूब है, अच्छी बात है, और फ्लोपियन ट्यूब आगे मिल जाती है गर्भाशय में। तो आप इतना यहाँ से इतना समझ लो, 14वें दिन जब ये अंडाणु किससे निकलता है, अंडाशय से निकलता है, तो इस क्रिया को बोला जाता है ओव्यूलेशन, अंडो उत्सर्जन। अंडो उत्सर्जन बोला जाता है। जब एक 14वें दिन मासिक धर्म के, ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्जन कितने दिन बाद होता है, मासिक धर्म के कौन से दिन होता है, तो 14वें दिन होता है, जहां पर महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या है, ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडे का निकलकर फिमरी में इंटर करना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ये अंडा क्या चले जाएगा, यहाँ से निकल के फिर धीरे 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 सीलिया के माध्यम से यहाँ एम्पुला में चला जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के, और इधर से आ गया मेल गैमेट यानी स्पर्म। तो ये दोनों फ्यूज होके क्या हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एक बनेंगे ना, यानी इन दोनों के फ्यूज होकर एक बनने की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान कर लो, फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा है। ठीक है ना। अब जब ये क्या हो जाएगा, जाइगोट बन गया, ये क्या बन गया, जाइगोट। और जब इनमें 32 कोशिका हो जाती है तो दोनों का ओव्यूलेशन नहीं है, अंडोत्सर्जन क्या है हमारा, ओवम का अंडाशय से निकलना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं है क्योंकि बच्चे का जन्म तो नहीं हुआ, ये फ्यूज होना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, यानी दोनों का एक साथ मिल जाना। अब परस्यू रह गया और इम्प्लांटेशन रह गया, दोनों का आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें। अब ये गर्भाशय से जुड़ा होता है इस प्रकार से, ये गर्भाशय आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा था बहुत ज़बरदस्त सा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और मैंने ऐसे क्वेश्चन है ना, मैंने वो क्वेश्चन सेट किए हैं जिनसे सारा चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन मैंने बहुत किए हैं यहाँ पे, आपको भी पता होगा। यानी वो क्वेश्चन मैं बार बार कहता, अरे ये किसका है, इसका ये आंसर आएगा। मुझे मज़ा नहीं आता भाई, आपको आता है तो बता देना कमेंट करके। इसके अंदर एक परत होती है इस प्रकार उबड़ खाबड़ सी, ठीक है ना, गर्भाशय के अंदर। ये उबड़ खाबड़ सी परत है, मान लो इधर भी फ्लोपियन ट्यूब है भाई, मार्क करो। ये उबड़ खाबड़ सी जिसका नाम है एंडोमेटेरियम, लिख लो, अंतःपरत। अब ये जाइगोट बन जाएगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला आकर यहां पर चिपक जाएगा इसका, यहां पर कौन से दिन, 7वें दिन। कौन से दिन, 7। ओवुलेशन 14वें दिन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फार्म अंडा कितने दिन ठहरा यहाँ पे, जाइगोट 7 दिन। और यहाँ पर क्या हो गया फिर, यहाँ पर आके, यानी जाइगोट बोल सकते हो आप, या भ्रूण बोल सकते हो आप, या सिंपल भाषा में भ्रूण बोल सकते हो आप, लेकिन इसे ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला का एंडोमेटेरियम के साथ चिपक जाना, जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना, यानी ये गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है ना, उस क्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अरे क्या बोलते हैं, रोपण बोलते हैं रे, ठीक है ना। तो रोपण भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, क्योंकि रोपण तो क्या है, 7वें दिन जाइगोट का
किसके साथ चिपक जाना, गर्भाशय के साथ चिपक जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 9 महीने तक, 9 महीने तक क्या करेगा, इसके साथ चिपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लेसेंटा बन जाएगा और एक एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसे, गर्भनाल बोलते हैं जिसे, वो का निर्माण हो जाएगा। इसके माध्यम से ये पोषण करता रहेगा। 9 महीने तक जो अवधि होती है ना, इसे बोलते हैं गेस्टेशन, ठीक है ना। इसे बोलते हैं गर्भ अवधि या गर्भावधि, ठीक है ना। 9 महीने तक आपसे पूछा गर्भावधि कितनी होती है महिला की या मानव की, तो कितनी होती है, 9 महीने होती है, ठीक है ना। बच्चा के गर्भावधि के दौरान बच्चा कहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गर्भाशय में कर रहा होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, एंडोमेटेरियम के साथ जाइगोट या भ्रूण का चिपक जाना। फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके बाद जब सर्वाइकल केनाल के माध्यम से, यहाँ पे क्या होती है बताई थी, सर्वाइकल केनाल होती है, ये क्या होता है, सर्विक्स होता है। इसके माध्यम से जब शरीर से बाहर आ जाएगा, जिसे हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था, या जिसे हम लेबर बोलते हैं, या जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक नाम बोल सकते हो आप, या साइंस की टर्म है उसे क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बच्चे का प्रसव का मतलब क्या, पार्चुरेशन, ठीक है ना, प्रसव यानी बच्चे का जन्म लेना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन था। भ्रूण का जन्म लेना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रसव रहेगा, ठीक है ना। यानी गर्भाशय से वेजाइनल कैनाल या मतलब सर्वाइकल कैनाल जो होती है, उसके माध्यम से थ्रू आउट हो जाना, बच्चे का क्या हो जाना, शरीर से बाहर हो जाना माँ के, उसे बोलते हैं प्रसव, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं प्रसव। तो आपका क्वेश्चन का आंसर प्रसव। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ ना, समझा दिया मैंने ऑप्शन के हिसाब से, तो आप आगे जाके सेट कर लेना क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर की कोई भी अच्छी सी बुक ले आओ, कोई भी ले आओ, ठीक है। मैं सजेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जिसमें वो एक बार पढ़ लिया करो भाई, सिलेक्शन के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है ना। हथियार को एक बार चेक कर लेना चाहिए भी, उधर से कौन सी गोली आ सकती है, ठीक है, सामने कितने खतरनाक हथियार है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्भाशय की परत नहीं है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का क्या पता है, ठीक है ना, जो फ्लोइंग है नीचे दी हुई है उनमें से। क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन है एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम, एक्टोमेटेरियम। बताया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन रहेगा एंडोमेटेरियम परत है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। गर्भाशय जो होता है उसमें 3 परत पाई जाती है। गर्भाशय में कितनी परत पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। एक तो मैंने अब बताया, अंदर वाली परत का नाम है एंडोमेटेरियम, और बीच वाली परत का नाम है मायोमेटेरियम, और बाहर वाली परत का नाम है पेरीमेटेरियम। यानी गर्भाशय में कितनी परत है, गर्भाशय में 3 परत पाई जाती है। सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। गर्भाशय में कितनी परत पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। एंडोमेटेरियम, यहाँ से देख लो, एंडोमेटेरियम यह अंदर की परत होती है जो स्मूथ मसल से बनी। बीच की परत उसे क्या बोलेंगे, बीच यानी एम, पीछे करवाया हुआ है ना क्वेश्चन, देखो यार लेक्चर देखो पीछे जाके। पेरीमेटेरियम बाहर की परत है, यानी एंडो में और पेरी है। उसने दिया एक्टोमेटेरियम। तो इनमें से गर्भाशय की परत नहीं है पूछा है इसने, क्या पूछा है, मैंने कहा था रिवर्सल टाइप क्वेश्चन बनता है। तो आपका एक्टोमेटेरियम गर्भाशय की परत नहीं है, 3 परत हैं, ठीक है ना। बाह्य परत का नाम पेरीमेटेरियम, बीच वाले का कौन सा हो गया, एंडोमेटेरियम, बीच वाले का मायोमेटेरियम, और अंदर वाले का क्या हो गया, बोलो, एंडोमेटेरियम। क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन लिखता हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। शुक्राणु पे हमने कम से कम 20 मिनट लगाए थे, ठीक है। मैंने कहा था क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से मानव शुक्राणु का भाग नहीं है, शुक्राणु का भाग नहीं है।
इसका ऑप्शन आप कमेंट करके बता देना। एक्रोसोम, एक्रोसोम, एक्रोसोम हिंदी में लिखा हुआ है इसका, एक्रोसोम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शिरस तंतु, शिरस तंतु। इसके बाद लिखा है इसने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। टाइम ज़्यादा हो गया, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। और एट्रम, एट्रम आपने कहीं पढ़ा होगा यह शब्द पहले भी। माइटोकॉन्ड्रिया, शीर्ष तंतु, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेना। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, नहीं है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना, नहीं है, आप बताओगे, कमेंट करके बता देना, ठीक है। और नहीं आता तो भी बता देना, अच्छे से करवाया, नहीं तो पीछे जाके देख लेना लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, जनेऊ पूर्ण लिंग जांच के कानून द्वारा निषिद्ध है, यानी जो गवर्नमेंट ने जो बच्चे के जन्म से पहले क्या कर दिया है, लिंग जांच को कानूनी अवैध घोषित कर दिया, तो उसका कारण है, क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, संभोग द्वारा संचरित हो, यानी एसटीडी। ठीक है, संभोग द्वारा संचरित हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, दूसरा है अधिक जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है ना, कन्या की भ्रूण हत्या जिसे बोलते हो, अबॉर्शन वगैरह करवाने के लिए। कृत्रिम निषेचन यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, जो जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, यानी जो शरीर से बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन वैसे फलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या होता है, प्रकनली शिशु बोलते हैं जिसे हम। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या किया जाता है, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। एक मतलब ट्यूब ली जाती है मान लो, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या करवाया जाता है, या तो ओवम में कोई ना कोई कमी हो, ठीक है, भी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या ना हो रहा हो, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा हो, या क्या ना हो रहा हो, या स्पर्म में कोई कमी हो, यानी शुक्राणु में भी कमी हो सकती है, शुक्राणु कम हो, 60% हाईली एक्टिव ना हो, 40% उसमें मोटिलिटी ना हो, ये चीज़ें थोड़ी सी डीप चली जाती है। ठीक है, तो उनमें ना हो तो क्या होगा, नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या, या तो ओवम को इसके अंदर और स्पर्म जो होता है वो इसके अंदर क्या करवाया जाता है, इनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही क्या बनती है, मोरुला स्टेज बनती है ना, तो माता के गर्भाशय के अंदर ब्लास्टुला, या ठीक है ना, गर्भाशय के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। यानी निषेचन तो शरीर से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, निषेचन तो शरीर से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, लेकिन भरण पोषण जो होता है ना, जो न्यूट्रिशन यानी जो गैस्टेशन, वो कहाँ हो रहा है, तो आपका आंसर रहेगा गर्भाशय में हो रहा है। बच्चे का विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है ना, वो गर्भाशय में होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, प्रकनली यानी ट्यूब में होता है, और ये शरीर से बाहर है, फलोपियन ट्यूब से बाहर है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप बता देना। जनेऊ पूर्ण लिंग जांच खालिस्तान कानून के द्वारा निषिद्ध है, संभोग द्वारा एसटीडी, ठीक है, अधिजन जनसंख्या, कन्या भ्रूण हत्या, कृत्रिम निषेचन। तो आपका आंसर रहना चाहिए कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि जनसंख्या की वजह से नहीं है, वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चलो डीप नहीं जाऊँगा मैं, गुड बन गया था एक बार तो मेरा, मैं बता दूं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन आप सेट कर लें। भ्रूण जिसमें पिता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले बता दिया, होने वाली संतान क्या होगा, एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ, तो पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, तो होने वाली संतान लड़की होगी। ठीक है ना,
निम्नलिखित में से कौन सा माता जनन अंग का भाग नहीं है, बताया हुआ है कौन सा मादा जनन का अंग भाग नहीं है। मैंने सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो ये बोला था, ठीक है ना। लैब अटेंडेंट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद ये सीजीएल के अंदर, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के अंदर, एमटीएस के अंदर, ठीक है ना, रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और पहले बताया था, पहला लेक्चर था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर शुरू में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आपका आंसर क्या होगा इसमें से, निम्नलिखित में से मादा जनन अंग का भाग नहीं है। पीछे वाले का बता दूं, कन्या भ्रूण हत्या था, आपने सुना है तो। मादा जनन अंग का भाग नहीं है, मादा जनन अंग नहीं है, ये मान लो आप, नहीं है। गर्भाशय ऑप्शन में है। उसके बाद क्या है जी, गर्भाशय के बाद दिया है इसने योनि मार्ग, योनि मार्ग दिया है। उसके बाद इसने क्या दिया जी, गर्भाशय ग्रीवा दिया है, गर्भाशय ग्रीवा दिया है। उसके बाद इसने क्या दिया है जी, शुक्र वाहिका दी है। यानी मादा जनन के अंदर मैंने बताया था गर्भाशय क्या है, यूट्रस है या बोम बोलते हैं जिसे। योनि मार्ग यानी वेजाइनल कैनाल है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैनाल है। देखो सोच रहे होंगे जब करवाया था तब ये तो क्वेश्चन आते नहीं, वैस डेफरेंस, ठीक है ना। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कितने क्वेश्चन के आंसर बताए थे। वैस डेफरेंस किसका भाग है आपको पता है, शुक्रवाहिका शुक्राणु को टेस्टिस से कहाँ तक पहुँचाती है, पेनिस तक पहुँचाती है। यानी जो जनन अंग है, पुरुष का जनन अंग है, वहाँ तक पहुँचाती है वृषण से, ठीक है ना। इस वाहिका को क्या बोलते हैं, वैस डेफरेंस बोलते हैं। इसको काट दिया जाता है ना, इसको काट के सील कर दिया जाता है तो आपको पता ही है, मैंने क्या बताया था, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी, ठीक है ना। पुरुष नसबंदी जिसे बोलते हैं। और यही तो बात वो है, गर्भाशय ग्रीवा बताई थी, ठीक है ना। योनि मार्ग क्या है इसके बारे में जिक्र किया था, गर्भाशय के बारे में जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले ही किया होगा, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, जनन, मादा जनन नहीं है, ये क्या है, नर जनन अंग है। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन का ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अरे ये ऑप्शन दे तो दिया, क्यों दे दिया, ठीक है ना। उस दिन आप, ठीक है, आपका बेड़ा पार है, कोई नहीं रोकेगा, खींच के ले लो, ठीक है ना। सोने की जरूरत नहीं है, मज़ा आएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, समझते रहा करो। भ्रूण एक विशेष उत्तक यानी एक स्पेसिफिक टिश्यू है जिसके माध्यम से क्या लेता है, माँ के रक्त से पोषण लेता है, ठीक है। यानी माँ से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। उसका ऑप्शन है गर्भाशय, एंडोमेटीरियम, गर्भनाल, स्तन ग्रंथि। यानी गर्भाशय, यूट्रस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भ्रूण जो है वो एक ऐसा उत्तक से पोषण लेता है, उस उत्तक का नाम क्या है, तो उस उत्तक का नाम बता दो आप, ध्यान से सुन लो। गर्भाशय यानी यूट्रस नहीं है ना, हो सकता है, देखो। एंडोमेटीरियम यानी गर्भाशय की अंदर वाली परत। गर्भनाल यानी अम्बिकल कॉर्ड। स्तन ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड। इनमें कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन होगा एम्बिकल कॉर्ड, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था प्लेसेंटा, ठीक है, क्योंकि टिश्यू वो है जिसके माध्यम से वो क्या लेता है, प्लेसेंटा इसका सही आंसर है, जिसे हिंदी में अपरा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गर्भनाल दिया है तो गर्भनाल भी आप ठीक करके आना, क्योंकि जब बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है तो एंडोमेटीरियम एक उत्तक का निर्माण करती है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, और यहां से एक नाल निकलती है जिसे बोलते हैं एम्बली, गलत हो गया, कल कोल्ड,
इसका मतलब है गर्भनाल, गर्भनाल, और इसका मतलब है अपरा। और ये किससे जुड़ी होती है? ये एक बेबी के एब्डोमिनल कैविटी जिसे आप बोलते हो नाभि से जुड़ी होती है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से तो ये होना चाहिए था, लेकिन टिश्यू है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लड वेजल्स पाई जाती है माँ की, एंडोमेटेरियम, यहाँ से रक्त आता है, इसके अंदर से दो क्या है, एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। यानी ये गर्भनाल जो होती है ना, इसके अंदर क्या है, ये गर्भनाल है, मान लो ये जुड़ी है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा से क्या आती है जी, एक तो वेन आती है और एक आर्टरी आती है। तो इसके माध्यम से, इससे जुड़ा ये होता है, इसके माध्यम से शरीर में रक्त जाता है और वापस इसके माध्यम से आ जाता है। और ये किसके बीच का काम कर रही है? प्लेसेंटा, माँ के ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिकाओं और बच्चे के बीच में, ठीक है ना। यानी इसके माध्यम से आ रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्लेसेंटा। किस पोषण करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा। अगर समझ में ना आए ना कुछ भी तो क्वेश्चन टाइप करके भेज देना, ठीक है। और मैं नंबर लिख देता हूँ मेरा 86,073 55,040, ठीक है ना। 8607355040। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन में, आप टाइप करके भेज देना, ठीक है। लेकिन कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। इस पे आप टाइप करके भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपने ये सारे के सारे जो क्वेश्चन देख के नोट्स बनाए हैं ना, तो PDF सेंड कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। आपने अगर किसी ने भी बहुत, जिसकी अच्छी राइटिंग हो, बहुत अच्छी राइटिंग हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, हिंदी में हो तो हिंदी वाले भेज देना, इंग्लिश वाले जो बनाए हैं तो इंग्लिश में भेज देना, बाईलिंगुअल है तो और भी मस्त है, वो भेज देना। कौन से नंबर पे भेजना? 86,073 55,040, ठीक है ना। व्हाट्सअप ओनली, कॉल नहीं करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आयो, टाइप करो, भेज दो, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। आपके सेवा में हाजिर है, टेंशन। पुरुष गुणसूत्र में एनिमल में कौन सा संयोजन पाया जाता है? XX पाया जाता है। कौन सा संयोजन होता है पुरुष में? बाजार में जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, वो किससे बनी होती है? ठीक है ना, जो क्या करती है, बाजार में जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो किससे बनी होती हैं? तो आपका क्या होगा? प्रेगनेंसी इनहिबिशन टैबलेट जो होती है, ठीक है ना। गला सूख गया भाई। शाकानाशी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। प्रतिजैविक से नहीं, स्टेरॉयड हार्मोन से नहीं, अकार्बनिक यौगिक से नहीं, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, स्टेरॉयड हार्मोन से बनी होती है एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर रहेगा स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बनी होती है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, जितनी भी बनी होती है, यानी जो रोकती किसको? फर्टिलाइजेशन को रोकती है, निषेचन को रोकने का काम करती है। और वो किससे बनी होती है? स्टेरॉयड हार्मोन से बनी होती है। स्टेरॉयड हार्मोन से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से, गर्भ निरोधक गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह से बनी होती है, यानी स्टेरॉयड हार्मोन जो बताया था उनसे, ठीक है ना। पुरुषों में यौवन अवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं? देखो बताए थे ना मैंने, प्राइमरी करैक्टर, सेकेंडरी करैक्टर, प्राइमरी लक्षण, प्राथमिक लक्षण, द्वितीय लक्षण। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए इसमें बताइए आप? मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट, यानी मांसपेशियों और हड्डियों का विकास, आवाज़ का बारीक होना, साउंड डिपेस्ट होना, ठीक है। चेहरे यानी फेस वगैरह पे, पेट, बेली वगैरह, चेस्ट पे बालों की वृद्धि हो जाना, यानी चेस्ट हेयर, ठीक है, बेली हेयर, उसके बाद पबिक हेयर, उनके अंदर क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या हो जाती है? टूटने लगती है, उसका ब्रेक डाउन होने लगता है। प्रोस्टेट ग्रंथि ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका क्वेश्चन क्या रहना चाहिए? मांसपेशियां तो बढ़ेगी, मैंने बताया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मांसपेशियों का विकास करेगा, हड्डियों का विकास करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आवाज़ का भारी होना, यानी आवाज़ भी भारी हो जाती है, बताया था।
भी जैसे यौन अवस्था आती है, प्यूबर्टी आती है, तो आदमी की आवाज़ बदल जाती है और औरत की आवाज़ जो होती है वो मीठी हो जाती है। उसके बाद आवाज़, चेहरे वगैरह पे बाल आ जाते हैं, ठीक है, जाड़ दाढ़ी मूंछ आ जाती है, इसकी बात बोल रहे हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्रंथि थी, जो क्या थी, हमारी एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी, जो क्या कर रही थी, सीमन का फॉर्मेशन कर रही थी, पीएच वैल्यू का मेंटेन कर रही थी, ठीक है ना। कितनी थी, एक, जो कहाँ से जुड़ी हुई थी, एक जो सेमिनल के आगे, सेमनीफेरस जो क्या थी, ग्लैंड थी, उसके आगे की एक ग्रंथि थी, और वो ग्रंथि क्या कह रहा है, ये क्षीण होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि वो ग्रंथि डेवलप होती है अपने आप, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि डेवलप ब्रेकडाउन, ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा एक के सिवाय नहीं है। निम्नलिखित में से निषेचन किस में होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन कंडक्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन का आंसर पूछना चाह रहा है। गर्भाशय ग्रीवा, सर्वाइकल कैनाल बोल रहा है, योनि वेजाइना में, योनि या वेजाइना, फ्लोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय ट्यूब, यूट्रस यानी गर्भाशय। तो आपका आंसर क्या रहेगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर रहेगा फ्लोपियन ट्यूब में होगा। तो बहुत से क्वेश्चन किए, अगर ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हो ना तो कमेंट कर दें। अगर कमेंट अच्छे ना आए ना तो मैं आगे से क्या करूँगा, चैप्टर तो करवा दूंगा लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर करवाने के बाद अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो यार, आपको मतलब हम 1 घंटे तक यहाँ पे जोर लगा रहे हैं, पसीना आ रहा है, लेकिन आप 4 वर्ड टाइप करके नहीं भेज सकते ना, तो इसका मतलब आप वो हो जिन्हें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन सामने से देना कुछ नहीं पड़े, ठीक है ना। मांग क्या रहे हैं आपसे भाई, ठीक है ना, इतना कंटेंट दे रहे हैं, एक ही चीज़ तो मांग रहे हैं, और वो आपका फर्ज बनता है, लाइक शेयर कमेंट। लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट लिख दिया करो, शेयर ना किया करो, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। भी शेयर करने से आपकी मतलब मर्यादा डाउन होती है, आपकी डिग्निटी जो होती है वो लो होती है ना, तो मत किया करो, कमेंट कर दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी तो कर देता हूँ, आपको एक कमेंट करता हूँ मैं, सामने से थैंक्स भी लिख के भेजता हूँ, चाहे 20 कमेंट हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी हो, शर्म कर लिया करो, हमारी तरफ भी देख लिया करो, ठीक है ना। अगर लेक्चर पसंद आया तो फिर कहूँगा लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। आपने लेक्चर पूरा देखा है तो आप कमेंट करके ही जाना, ठीक है ना, समझ गए ना। टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे।